तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए पर्यावरण का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो राजस्थान रीट एग्ज़ाम आपका होने वाला है 23-24 जुलाई को। उसके लिए एक आपका है पीडीएफ। तो यह आपका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पर्यावरण का, जो रीट एग्ज़ाम से संबंधित होगा या जो भी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को फुल देखिएगा। जिनको भी एग्ज़ाम देना है, आदर तैयारी कर रहे हैं, वो भी वीडियो को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। हाथी, बी ऑप्शन शेर, सी बाघ, डी मोर। इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? तो आप जानते हैं बहुत आसान सा इसका आंसर होगा बाघ होगा। बाघ भारतीय राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं पैंथेरा टाइग्रिस इसको बोलते हैं, इसका साइंटिस्ट नेम है पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। और यह जो प्रजाति पाई जाती है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कहीं अगर ऑप्शन में दे देता है तो आप मिस मत करिएगा, या पैंथेरा टाइग्रिस या बाघ का नाम पूछता है वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो पैंथेरा टाइग्रिस, या पूछता है बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से बाघ को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। किसका होगा? जो सागरीय खरपतवार होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? अगर आयोडीन ऑप्शन में मिलता है तो ये इसका राइट आंसर होगा। सागरीय खरपतवार जो होता है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ये माना जाता है। इसको जो पाया जाता है, जो सागरीय जल होता है वो लवणयुक्त होने के कारण हो जाता है। तो इस कारण जो उसमें खरपतवार पाए जाते हैं वो भी लवणयुक्त हो जाते हैं या लवणीय हो जाते हैं। तो इस कारण इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982 1982, 1972, 1981, 1973। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लर्न रखिएगा। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई थी 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये 30 प्रश्नों का सेट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। किसमें है? तो इसमें सही ऑप्शन की तरफ चलेंगे, सोयाबीन, चना, मक्का। अगर इसका सही क्रम मिलेगा आपको सोयाबीन, चना, मक्का, तो इसमें प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी राइट आंसर होगा। अगला है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस चीज़ पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। किस पर निर्भर करता है एक नक्षत्र का? ये जो इसका पृष्ठीय ताप होता है इस पर निर्भर करता है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किसके? इसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वनों के महत्व के कारण हैं। कौन सा कारण है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। क्या है इसमें? तो वनों के महत्व के जो कारण है ये आपका हो जाएगा ग्रीन गोल्ड। राइट आंसर हो जाएगा वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड। इसको आप लर्न करते चलिएगा, रट्टा मारते हुए चलिएगा, ये लर्न हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड को हरा सोना भी कहते हैं, या कभी कभी आपसे पूछा जाता है हरा सोना किसे कहते हैं, तो आपको लर्न रखना है वनों को हरा सोना कहते हैं। इससे लर्न रखना है ग्रीन गोल्ड, हरा सोना वनों के महत्व का कारण है। ऐसे ऑप्शन आपको घुमा सकता है। पृथ्वी का अपरमाजक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। कौन है? तो जीवाणु व कवक को कहा जाता है पृथ्वी का अपरमाजक। किसको कहा जाता है? जीवाणु व कवक को कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको पृथ्वी का अपरमाजक कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, नृत्य से कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? जो आपके क्लासिकल डांस हैं किस क्षेत्र से? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
तो जो लोग यूपी में रहते हैं वो जानते हैं कथक किसका है, तो कथक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कथकली केरल होगा। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास, कौन सी है? इसमें हो जाएगा कौन सी फसल होगी? चना हो जाएगी, जो ये रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो आपका हो जाएगा चना। इसमें चना, गेहूँ ये सब आता है, रबी की फसल में आता है चना आता है इसमें। चना, गेहूँ, सरसों, मटर, आलू, ये सब प्रमुख फसलें आती हैं, रबी की फसलें हैं ये, इसको आप मत भूलिएगा। इसके अलावा भी खरीफ की फसलें जो होती हैं, अगर रबी की आप पढ़ रहे हैं तो खरीफ की भी पढ़ लीजिए। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाएंगी और कब काटी जाती है? नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। उसमें चावल, मूंगफली, कपास ये सब की फसलें आती हैं। तो दोनों आपसे पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट, क्या होगा? सही ऑप्शन आपको बताना है। तो अगर पोलियो का कारण होगा तो विषाणु होगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, या कब होता है, या किस तारीख को होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून, कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को होता है, राइट आंसर भी होगा। इसी को आप टिक कर दीजिएगा, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अगला आपका है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल, हरा। अगर कहीं इसमें रेड मिल जाएगा तो ये जो होता है सबसे अधिक होती है। थर्ड आपका लाल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो थर्ड राइट आंसर सी हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिंडी में पाया जाता है कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी, बताइए कौन सा पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी, क्या पाया जाएगा? तो आपका डी आप सही आंसर हो जाएगा। सभी चीज़ें पाई जाती हैं भिंडी में। विटामिन ए सभी पाई जाती हैं, फास्फोरस, विटामिन ए तथा सी, जो विटामिन सी होती है भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीता का, किसका है? बताइएगा। जो भारत में फलों के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा आम की खेती की जाती है भारत में, तो आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा सी, आम का। आपको मिस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा भारत में आम की खेती की जाती है। अगला, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? या चिपको आंदोलन को आरंभ किसने किया था, या किस राज्य से शुरू हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चिपको आंदोलन, अप्को आंदोलन और मैत्रेयी आंदोलन, ये सब आंदोलन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कौन सा राइट आंसर होगा? आप कमेंट करके बताते रहिएगा। आपका उत्तराखंड ऑप्शन में है, यूके है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ से आपका चिपको आंदोलन शुरू होता है, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, क्या है? पादप, मृदा, वायु, जल, कौन सा जैविक घटक है? जैविक घटक में आपके पौधे आते हैं, यह आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैविक घटक कौन सा है? पौधा है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो पहले आपको फिक्स कर लेना कि नहीं कौन सा है। आपको सकारात्मक तुरंत सोचना है। यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट, कौन सा नहीं है? 77 का, तो इसका हो जाएगा कंपोस्ट। ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। आपका हो जाएगा कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो कंपोस्ट हो जाएगा, डी राइट आंसर, रासायनिक उर्वरक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे अधिक सांद्रण किसका होता है, किस गैस का होता है, आपको बताना है। इसमें अगर नाइट्रोजन मिलेगा तो नाइट्रोजन कितना % होता है? 68% होता है, लगभग 68%।
78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जानते हैं लगभग 20.95 मानी 21% लगभग पाया जाता है, इसको कहते हैं 20.95% पाया जाता है। उसके बाद जो आर्गन की संख्या आती है 0.93% होता है, बाकी 0 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% पाई जाती है। नियान गैस जो होती है 0.18%, हाइड्रोजन में 0.001%। जो रेशियो इसका होता है यही होता है, कुल मिला जुला के 100% हो जाता है। तो सबसे अधिक सांद्रण किसका होता है, आप लोग जानते हैं किसका होता है, नाइट्रोजन का। कितना परसेंट, ये होता है 78% होता है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। अम्ल वर्षा क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है। ये जो होती है एसिड रेन, इसके लिए जिम्मेदार क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बृहद प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। जिसे अगला क्वेश्चन है, NCTE का उद्देश्य है क्या है, शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। क्या है, किसका बढ़ावा है इसमें, इसमें शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ये शिक्षालयों NCET का मुख्य उद्देश्य होता है। जो शिक्षालय हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं, उसमें शिक्षा स्तर को, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, यही है उसकी क्वालिटी। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है कब, 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। ये रोगों से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, जल जनित रोग क्या है, अतिसार, छोटी माता, रक्तस्रावता, मस्तिष्क ज्वर, कौन सा है। तो इसमें जो आपका पूछा जाता है जल जनित रोग अतिसार होगा, ये राइट आंसर होगा। जल जनित रोग क्या है, अतिसार। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक क्या है इसमें। तो इसमें वायु प्रदूषण किससे होता है, धुएं से होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो वायु प्रदूषण होता है किससे होता है, धुएं से होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, लगभग आपके जो टेट, सीटेट, सुपर टेट जो भी होता है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। निम्नलिखित में से कुनाइन दवा प्राप्त होती है, मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस, अकोनाइन प्लांट से। किससे, तो आपका सिनकोना अगर प्लांट होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है किसके, मलेरिया के लिए। तो ये हो जाएगी कुनाइन सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है, मलेरिया के लिए होती है ये दवा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे, भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। आप लोग जान भी रहे होंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये। आपका हो जाएगा जल, अगर ऑप्शन होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ किससे, जल से ढका हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट बनाते रहिएगा। आप सभी लोग हेल्प कीजिएगा और मुफ्त में पढ़िएगा। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा, कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वीडियो देखते रहिए। अगला, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। क्या है, कौन सा है बताना है। जल संकट में इसमें नगरीकरण है, जितनी ज़्यादा नगरीकरण हो रही है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण बन रहा है नगरीकृत व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ये टॉप 30 प्रश्न थे आज के। कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। बायोडीजल के लिए जट्रोफा अगर होगा तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जट्रोफा डीजल के लिए की जाती है, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जट्रोफा। ये भी क्वेश्चन माना जाना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको रन रखिएगा। बायोडीजल जट्रोफा प्लांट से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे, आप पर्यावरण की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है, कुछ आसान से क्वेश्चन भी है, कुछ एकदम आसान से क्वेश्चन लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरणगुप्त। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ए हो जाएगा बंकिम चंद्र। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। आनंद मठ से लिया गया है, 1911 में इसको गाया गया था।
अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा पिलानी। ये प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी में स्थापित किया गया है भारत में। अगर ऑप्शन आएगा तो पिलानी, इसको लगाइएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेट का अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका, डेसिबल से संबंधित क्वेश्चन आप बनता है आपका एक। गहराई, ध्वनि, तापमान, वायु दाब। तो आप जान रहे होंगे डेसिबल जो डीबी होता है ये किसका मापन करता है? ध्वनि का मापन करता है। तो ये आपका 30 जो आपका डीबी होता है, डेसिबल जो होता है किसका माप करता है? ध्वनि का मापन करता है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी लोग मेहनत से तैयारी करिए और रीट को क्वालिफाइड करिए। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए फिर पर्यावरण राजस्थान रीट का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप सभी लोग लगातार आप लोगों को पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जो राजस्थान रीट एग्जाम में पूछे गए प्रैक्टिस सेट हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रीट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहेंगे। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा, लगे रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा, भूमिवर्ती, चारों ओर भूमि से घिरा, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है आपको बताना है। ये पर्यावरण का पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। चेन्नई, टूटिकोरिन, पारादीप, विशाखापत्तनम। क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा विशाखापत्तनम, डी इसका राइट आंसर होगा। यही बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमवर्ती बंदरगाह है जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर विशाखापत्तनम, डी हो जाएगा। इसको राइट कर देंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कौन सी गैस? ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो बताना इसमें कौन सा गैस होगा। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार गैस होगी। अगर CO2 का ऑप्शन है तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। इसको हम टिक कर देंगे राइट, बी इसका राइट आंसर। और अगला बहुत अच्छा प्रश्न, इनमें कौन सा जल प्रदूषक का स्रोत नहीं है? हूबहू जैसे प्रश्न होते हैं वैसे नहीं आता है। एग्जामिनर आपको थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास करता है। आप चकमा खाते हैं, वह करने का प्रयास करता है, तो आपको उस तरह से पढ़ना नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो प्रश्न पर तो पूर्ण रूप से आप अपना नियंत्रण रखिएगा और इसको पढ़िएगा कि इनमें कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है तो विशेष ध्यान देना है आपको। इस चीज़ के लिए जानकारी आपको दी जा रही है। औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट। इसके अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो जल प्रदूषण के अंतर्गत इसमें अगर खनन होगा यह आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बाकी जो आपके हैं ये लगभग उसमें आते हैं। तो आपका खनन अपशिष्ट क्या होगा? जल प्रदूषण नहीं है। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आने वाले एग्जाम में। केंद्रीय जल आयोग जारी करता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जारी करेगा। वैसे ही आप लोग आधा गेस लगा सकते हैं कि जिस विभाग का होगा वही जारी करेगा। जल संसाधन विभाग जारी करता है, उपरोक्त सभी तो सब जारी करते हैं। इसमें से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग इसको जारी करता है। जो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी होती है उसको सिंचाई एवं बाढ़ मंत्रालय जारी करता है। तो इसको आपको टिक कर देना है, बी राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायतों का कार्य है, क्या कार्य है ग्राम पंचायतों का? कौन कौन सा कार्य ग्राम पंचायत में किया जाता है, इस वर्ग को बताना है। जल संसाधन का रख रखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें सभी। तो आपका यह अच्छा ऑप्शन होगा, डी इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों के कार्य में सब आता है। तो इनमें से सभी राइट आंसर।
पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल हैं। क्या शामिल है इसमें? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। इसमें पर्यावरण अपघटन के कारण दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या तो बाढ़ या तो फिर सूखा। यही दोनों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वी राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोग आंसर नोट करते चलिएगा। निम्न में कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन हुआ है? तो इसमें थर्ड आपका राजस्थान। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। इनके नाम से एक नहर परियोजना चलाई गई है, जिसके कारण राजस्थान राज्य को लाभ हुआ है। राजस्थान राज्य आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इसके बाद राजस्थान का नाम आता है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण अथवा जलजनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार, खसरा। क्या है इसमें? अतिसार होगा तो यही हो जाएगा, जलजनित रोगों का एक उदाहरण हो जाएगा। तो ये राइट आंसर सी होगा। ये 30 प्रश्नों का आपका सेट है जो प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन पूछे गए ही क्वेश्चन लिए गए हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिक उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें पहला ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। क्योंकि पर्यावरण की शिक्षा के लिए जरूरी है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी आज 5 जून है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसकी सुरक्षा करना है और संरक्षण करना है, कम से कम इसका विनाश हो, जिससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं ना उत्पन्न हो। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। ये होता है, तो इसके अंतर्गत ग्रीन ओलंपियाड जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता के लिए, इसके बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, तो ये ग्रीन ओलंपियाड हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से दिवस पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो अभी आपको हम बता चुके हैं, पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। ए 10 जून, बी 5 जून, सी 20 जून, डी 2 जून। तो आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आपका होता है या जो एग्ज़ाम में आते हैं तो सब क्वेश्चन एक तरह से नहीं होते हैं। उसमें कुछ सरल क्वेश्चन भी होते हैं और कठिन क्वेश्चन भी होते हैं और मिडिल स्तर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो सेट बनता है उसमें तीनों तरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं। इसलिए आप सभी ऑप्शन को और प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिससे आप एग्ज़ाम में भ्रमित ना हो या एग्जामिनर आपको परेशान ना कर पाए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता बदलाव में लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? कौन सी रणनीति बनाई जाएगी? खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें परीक्षा का माध्यम होगा नहीं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए और शैक्षणिक और रचनात्मक क्रियाकलाप को शामिल किया जाए। जो रचनात्मक होते हैं उसको शामिल किया जाएगा, इसी से बदलाव लाया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारतीय संविधान में लिया गया है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो जो संविधान कह रहा है भारत का, उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए। ये भारत का संविधान कहता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 74, यह आपका जो होगा 30 प्रश्नों का सेट ये है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? इतिहास, भूगोल, राजनैतिक, व्यावसायिक शिक्षा। तो इससे अंतर्गत राजनैतिक विज्ञान ये शामिल नहीं है सामाजिक विज्ञान में, या व्यावसायिक शिक्षा
राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शामिल नहीं है, आयाम विषय है, ये शामिल नहीं किया गया है, तो डी राइट आंसर होगा। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है। अब देखिए, आपको ऐसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अंकों के आधार पर, क्योंकि स्वास्थ्य इसका भी नहीं होगा, योगा इसका भी स्वास्थ्य इसके आधार पर नहीं होगा, संगीत इसको भी आप डिवाइड नहीं कर सकते अंकों के आधार पर, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को नहीं अंकों में नाप सकते हैं, कितना स्वास्थ्य है 2, 4 से 8 इस तरह से। योगा को भी आप नहीं नाप सकते हैं, संगीत को भी नहीं नाप सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, लेकिन नापा नहीं जा सकता है अंकों के आधार पर। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका है, इनमें कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। अब नहीं कहा है आपसे एग्जामिनर, तो हाँ वाले में मत चले जाइएगा। नहीं, जल का विनाश दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन या क्षरण, क्या हो जाएगा, पर्यावरण समस्या नहीं है। तो इसमें क्या हो जा, ये दूसरा जल का संरक्षण, ये हो जाएगा एक पर्यावरण की समस्या नहीं है, जो संरक्षण किया जाता है उसकी समस्या नहीं है। ये प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक प्रसिद्ध सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा व सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल, समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार होना चाहिए। तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा बी, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, इस तरह से सैफरान क्रांति, ये सब पूछा जाता है। क्रांतियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको आप भी तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक पे। दुग्ध उत्पादन से, ये श्वेत क्रांति आपकी है। पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से, किससे संबंधित है, तो आप मत्स्य उत्पादन रहेगा तो नीली क्रांति लगेगी, इसको कर लीजिएगा। राइट आंसर सी। इनमें से मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, क्या, भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार, कौन सा घटक नहीं होगा, धर्म आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि धर्म जो है यह पर्यावरण, मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। यह प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। ये क्वेश्चन आपका चट्टानों से पूछा जाता है, तीन चट्टानें होती हैं इनमें से पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, तो इसमें आग्नेय हो जाएगा, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय चट्टान, राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन हो जाएगी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमारी सुरक्षा करती है। अगर जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर के द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जो उसे कहते हैं बादल, वर्षा, बर्फ, जलवाष्प, क्या कहेंगे, तो वर्षा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। जलवाष्प जब नीचे आएगी तो वर्षा के रूप में गिरती है। अगला, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। किस में पाई जाती हैं ये, तो दूसरा हो जाएगा गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा वी। अगला है स्वर्णिम रेशा, इनमें से किसे कहा जाता है, कौन सा स्वर्णिम रेशा है, चाय, कपास, जूट, रबर, कौन सा स्वर्णिम रेशा है, तो इसमें आपका हो जाएगा कपास हो जाएगा, ये स्वर्णिम रेशा इसको कहा जाता है, कपास को मत भूलिएगा, कपास को स्वर्णिम रेखा बोलते हैं, नहीं तो फिर चाय को लगा दीजिए या जूट को लगाइए, ऐसा नहीं होगा, कपास को बोलते हैं, इसका राइट आंसर कपास होगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं, बृहस्पति, शनि, शुक्र,
मंगल। इसमें किसको कहते हैं? तो अर्थ ट्विन बोलते हैं शुक्र को। इसका राइट आंसर सी होगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, तो शुक्र ग्रह होगा। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो आप जान रहे हैं अगर तिब्बत का पठार दिया होगा तो इसको राइट आंसर करिएगा। तिब्बत का पठार जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है कौन सा है? ऐसे आपको भ्रमित करता है एग्जाम, इस तरह से वर्ड यूज करता है कि आप पढ़ करके भ्रमित हो जाएंगे कई बार। आप इसीलिए आप प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके अंदर का जो भय होता है वो खत्म हो जाता है और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपका अनुभव कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन, ये हो जाएगा तो इसका सुनामी हो जाएगा। ये मानव जनित आपदा, सॉरी इसका हो जाएगा रासायनिक आपदा या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, क्योंकि जो केमिकल आपदा होती है, रासायनिक आपदा होती है, ये एक मानव जनित आपदा है, इसके मानव के द्वारा होती है। भोपाल गैस त्रासदी आपदा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 दिसंबर 1984, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो 1984 में हुई थी। काफ़ी लोग मारे गए थे। कैल्शियम कार्बाइड कंपनी जो थी वहाँ पे हुई थी ये घटना। अगला, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोजन इसमें नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा आप तो नाइट्रोजन आप राइट आंसर लगाएंगे, इससे इसका संबंध नहीं है। तो ये आज के 30 प्रश्नों के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं क्या? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, फूलधारी वन, मैनग्रोव वन। कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? तो इसका हो जाएगा मैनग्रोव वन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, इसको राइट कर दीजिएगा। और सभी लोग जो भी कंपटीटर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें, क्योंकि तो बच्चों आज मैं आप लोग के लिए फिर लगातार रीट के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, जो राजस्थान के लिए तो ही इम्पोर्टेंट है। आप जान ही रहे हैं राजस्थान का रीट का एग्ज़ाम होने वाला जुलाई महीने में, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यूपी टेट के लिए और जगह भी टेट होते हैं जो, और सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन इस यहाँ से आते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है पर्यावरण का, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। आज का प्रश्न ले रहे हैं, बच्चों में सब प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने या मुझसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो ये शिक्षण कौशल का क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपको पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक से ही होते हैं। अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल, किस कौशल में ये आता है? यदि तो ये आपका तीनों आता है। इसमें क्या क्या पूछा है? डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और प्रश्न पूछने। तो किस कौशल का विकास होगा? इसमें आपका संप्रेषण कौशल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों कार्य हो रहे हैं। डायरी लिखी जा रही है, मौसम का दर्ज किया जा रहा है और प्रश्न पूछने के लिए, तो संप्रेषण कौशल राइट आंसर आप करेंगे संप्रेषण कौशल के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है? कहाँ पे विकसित की जा सकती है या किस माध्यम से विकसित की जा सकती है? हम ऑप्शन लेते हैं। ए होगा बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैविक अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ये आपके ऑप्शन हो गए। तो इसमें बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, ये तो आपका सही होगा। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही ऑप्शन होगा। मूल्य जैवी अमूर्त धारणा उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, तो सभी अर्थशास्त्र की मूलभूत जो आपका हो जाएगा उपरोक्त, डी राइट आंसर होगा। तो हम इसको लगाते हैं आपका राइट आंसर डी। ये भी आपका प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्नों का होगा, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में।
तो आप सभी लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको यह लर्न हो जाए। और इस चैनल पर जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी फालतू की बात नहीं होती, आपका 1 मिनट का समय वेस्ट नहीं किया जाता है। केवल हम टॉपिक की बात करते हैं और आपके प्रश्न को लेते हैं। यहाँ अनावश्यक कोई बात नहीं की जाती है। यदि आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा आपकी इच्छा। हम मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट में, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं आप लोगों से। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, कौन सा आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा इसमें? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो इसमें इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत ये सब आते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा इसको, उपरोक्त सभी डी राइट आंसर। यह प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा, किससे है? तो ये शारदा एक्ट, ये बाल विवाह से संबंधित, ए राइट आंसर। अब शारदा एक्ट है तो इसको आप समझ करके शारदा नहर मत करिएगा, या शारदा कोई परियोजना होगी इसको मत करिएगा। शारदा एक्ट आपका है, बाल विवाह से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? आपसे एग्जामिनर नहीं पूछा है, पहले आप इसको चिन्हित कर लीजिए कि नहीं है। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव संकेत देंगे जिससे वह नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, समझा देंगे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। क्या करेंगे इस ऑप्शन में? तो आपका हो जाएगा उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, क्योंकि सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इन्हें क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे, तो सही, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बहुत ही आपको माइंड से उत्तर देना है, गलत ना हो। अगला 66 नंबर है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से होता है, या कहाँ से प्राप्त होता है, या कहाँ से सीखता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, जो आपका ये शिक्षण से होता है, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। कहाँ से सीखता है ये? तो बच्चे को जो सामाजिकरण का पहला पाठ होता है वो परिवार से सीखता है, और जो पहली माँ गुरु के लिए बात आती है तो माँ होती है, बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। और सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है? वो परिवार से सीखता है। जो आपका सिलेबस है उसमें पहले आपको पहले लेसन से आपका संबंधित है परिवार। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है क्या? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। क्या है इसमें? तो इसमें आपका सोयाबीन होगा। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर इसमें चकमा देता है आपको। ऐसे प्रश्न यहाँ से घुमा करके पूछता है आपको उल्टा करके। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? आप ऑप्शन दीजिएगा, आंसर बताइएगा। क्योंकि जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है ये सीधे सीधा बनता है। इसका पिरामिड कैसा बनेगा? ऊर्जा का पिरामिड, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, कैसा बनता है? सीधा बनता है। आपका पारिस्थितिक तंत्र का पूछता है, तालाब का पूछता है, कई प्रकार से आपको एग्जामिनर पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को। इसमें इन्वायरमेंट में प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। क्या है? तो इसमें आपका जो होगा, क्योंकि प्रकृति में जो ऑक्सीजन आपको मिलती है वो हरे पौधों से ही मिलती है, तो ये वैसे ही जनरली आपका आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रमुख स्रोत आपसे पूछा है तो हरे पौधे हो जाएंगे, क्योंकि जो हरे पौधों से जो ऑक्सीजन निकलती है वही जीव उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? हम लोग के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको पौधे यूज में लेते हैं, अपना भोजन बनाते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। अगला, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरह से इसमें देखिएगा, ज़्यादातर शिक्षण से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें? सीखने के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो ये ग्रंथालय हो जाएगा, जहाँ जाएंगे बच्चे वो अच्छे से सीखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करेंगे, ग्रंथालय में जाएंगे, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण करेंगे। ये सब चीज़ें जो होंगी सही होंगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे तब अधिक सीखते हैं जब वो एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा सीखते हैं। जितना भी क्रियाकलाप करेंगे उसके द्वारा उनको ज़्यादा जानकारी होती है शिक्षण में। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, कौन सा रोग है? तपेदिक क्षय, कैंसर फेफड़े का, अल्सर, अनिद्रा। धूम्रपान से क्या होता है? तो ये हो जाता है कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए फेफड़े का कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए उस पर लिखा भी रहता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या निषेध है, इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन लोग तब भी यूज करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95%, 78.09%, 21%, उसके बाद डी का दिया गया 0.03%। तो क्या होती है इसमें? आपसे पूछा किसका है? नाइट्रोजन का पूछा है। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं वैसे दिया रहता है 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन लगभग 20.95%, यानी लगभग 21% का आ जाता है, पाई जाती है। बाकी अदर गैसें रहती हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रिकेटस, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशरकोट। ये होगा ए की कमी से क्या होता है? इससे जानते हैं आप लोग, रतौंधी होता है। इसके लिए क्या खाते हैं? पालक, हरी सब्जियां खाई जाती हैं। तो रतौंधी के लिए, विटामिन ए के लिए तो ये रतौंधी हो जाएगा। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है, क्या होती है? 72 बार, 70 बार, 75 बार, 80 बार। कमेंट करिए आप लोग, देखें क्या है। तो इसमें जो होती है कितनी बार होती है? 72 बार होती है। जब विरामावस्था में व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, प्रति मिनट धड़कन इसकी कितना होती है? 72 बार होती है। अगर कभी कभी प्रश्न उलट के आपसे पूछ लेता है कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार आएगा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। इसमें होगा प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतःक्रिया का उदाहरण उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई भी होगी, शिकार भी होगा, निर्माण कार्य है, उपरोक्त सभी राइट आंसर। यह प्रश्न लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे अच्छे से आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। बहुत कम समय में आपके 30 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। कि कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? बताइएगा। पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि ऐसे खोज से दक्षताओं या विकास करने में एक शिक्षक में इसका चुनाव करेगा, तो ये ज़्यादा सुटेबल होगा। डी राइट आंसर। विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, क्या अनुपात होना चाहिए? अभी भी बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे या बच्चे होंगे, बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन शिक्षकों को भी नहीं पता होगा क्या होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, क्या अनुपात होना चाहिए। पढ़ लिए हैं बेसिक। तो ये 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। क्या होना चाहिए इसका रेशियो? तो 1:30 इसका रेशियो होता है, जो विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है। इसके लिए एक स्पेस रेशियो होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है।
मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। ये हो गया इसका राइट आंसर, वर्ष भर गर्मी रहना। मौसम के उष्ण जो कटिबंधीय होते हैं, उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म होता है, गर्मी होता है, तो प्रमुख इच्छा लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष भर गर्मी रहती है। 69 पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए, अब बच्चों के अनुभव, स्कूल वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सभी, क्योंकि सब राइट आंसर है और पाठचर्या में सब चीज शामिल होनी चाहिए। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? आसान सा क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट में आपके आसान से क्वेश्चन लिए गए हैं। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो ऐसा क्या कारण है कि दिन और रात होते हैं? पूछा जाता है बच्चों से दिन रात होने के क्या कारण है, दिन रात क्यों होता है, ऐसे रीजन पूछा जाता है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस कारण से दिन और रात होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ये आपका है। बच्चों के सीखने के तरीकों और सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एल.एम. वाइगोस्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एलन वाइगोस्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। किसने किया था? तो बच्चों के तरीकों का सबसे पहले अध्ययन करने वाले जीन पियाजे जो साइंटिस्ट थे, और एम.एल. वाइगोस्की थे, एल.एम. वाइगोस्की। ये सर्वप्रथम बच्चों के अध्ययन पर प्रैक्टिस किए थे। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। कौन सा क्वेश्चन है? अभी एक प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया था, फिर ये आपका दूसरे प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है। प्रश्न थोड़ा चेंज है। सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी क्या होंगे इसमें? तो ये सभी डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण के ये सब कारक हैं। भू सजीव भी है, भू आकृतिक कारक भी है, जलवायु कारक भी है, ये सभी है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। डी इसका राइट आंसर होगा। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। किससे? तो आपका यकृत ऑप्शन होगा राइट आंसर। इससे अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यूरिया यकृत के द्वारा बदला जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना स्थानांतरण भाग स्थानांतरित होता है? ये लिंडमान का नियम है। कितना परसेंट जाएगा ऊर्जा का एक से दूसरे में? 25%, 30%, 50%, 10%। तो आप जानते हैं इसका डी राइट आंसर 10% हो जाएगा। लिंडमान ने इसका नियम दिया है, क्योंकि एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होती है ऊर्जा तो 10% जाती है, पूरी ऊर्जा नहीं जाती है दूसरे में। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन भी, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। कौन करता है? तो इसमें नीली हरी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है किसका? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी।
तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन में होगा। बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी कुछ आसान से क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका। तो आप सभी लोग का फर्ज बनता है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कुछ मेहनत भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। हम भी आप लोग के लिए मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित कक्षा। ये पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित हो, तभी बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो गतिविधि आधारित हो। और ये आज के प्रैक्टिस सेट का 30वां और लास्ट प्रश्न है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकर आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या हो जाएगा? तो तीसरा इसका हो जाएगा अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर। सी हो जाएगा बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। स्वास्थ्य स्पर्धा जो होती है उसके लिए तैयार किया जाए। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो आज मैं आप लोग के लिए बच्चों एक पर्यावरण का फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवा जा रहे हैं। जो टेट एग्जाम, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उसके लिए और रीट के लिए स्पेशल वीडियो आपका होगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है आपका प्रश्न? वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? कौन सा होगा? बैरोमीटर, ये जाना माना क्वेश्चन है, पर्यावरण का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्मामीटर, सेस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, कौन सा होगा इसमें? तो वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका है बहुत ही अच्छा, बेहतरीन प्रश्न आपका है। पीटी का पास है एक संकर पौधा, ये भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए। एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है। तो क्या होगा? अगर बीटी प्लांट आपका पास मिलेगा आपको तो एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बीटी का पास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ये राइट करिएगा आप लोग। चलिए, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं इस सेट में। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद नाइट्रोजन दिया गया। इसमें कौन सा होगा? तो इसके अंतर्गत आपका आता है प्रदूषक में SO2 आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी, जो वायुमंडलीय प्रदूषक में अम्ल वर्षा का काम करती है। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ये, अगर उष्णकटिबंधीय वर्षावन का नाम लिया जाएगा, अमेजन का नाम लिया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा या ब्राजील रहेगा। तो सर्वाधिक जो उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन आएगा, या अमेजन का नाम लिया जाएगा, या ब्राजील का नाम लिया जाएगा। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल से पूछा जाने वाला, लगातार पूछा भी गया कई सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। सी राइट आंसर होगा, जो पकाने के लिए होता है। इससे पहले एसिटिलीन आता था एक ऑप्शन में करके, तो एसिटिलीन पर प्रतिबंध लग चुका है। कैल्शियम कार्बाइड ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगा, क्या होता है, जैसे दूषित जल अगर यूज किया जा रहा है या दूषित जल व्यक्ति पीता है तो कौन सी बीमारी फैलने के चांसेस रहेंगे? तो टाइफाइड हो जाता है। ये टाइफाइड के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर प्रदूषित जल व्यक्ति यूज कर रहा है, पी रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब आपको बताना है कौन सी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मेथेन। कौन सी इसमें नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो ये नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड राइट आंसर।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अगर सरसों का ऑप्शन आपको मिलेगा तो यही हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधे। स्टार्टिंग में जब उनका ग्रो होता है, उगना होता है, दो पत्ते होते हैं, उसमें द्विबीजपत्री पौधा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, उसके बाद पैलिसेड के द्वारा। किसके द्वारा होता है इसमें? तो जाइलम अगर होगा तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इन्वायरमेंटल की दृष्टि से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मरकली पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों, बैरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा मरकरी पैमाना या रिक्टर पैमाना, दोनों को यूज किया जाता है इसके लिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। क्या हो जाएगा इसमें? तो वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, दोनों हो जाएगा। 99% भाग पर दो गैसों का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो आपकी होती है 78%, ऑक्सीजन आपकी कितना पाई जाती है? 21, लगभग 21%। तो ये दो मिल करके लगभग 99% हो जाती हैं। 1% में अदर गैसें आ जाती हैं। अगला, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? अगर शैक्षणिक भ्रमण किया जाए तो क्या होगा? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। क्या इसमें हो जाएगा? तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। जो बच्चे देख करके सीखेंगे, उसको भ्रमण करके सीख लेंगे, वो अच्छा अनुभव उनके लिए होगा। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल पाता है, मिट्टी में लौह सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। क्या इसमें होता है? तो ये हो जाएगा मिट्टी में लौह सांद्रता अधिक होगी। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता यही होती है, तो सी राइट आंसर होगा इसका, इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे इसको। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? झेलम, तीस्ता, रावी, व्यास। तो इसमें झेलम आपकी आएगी, ये कश्मीर घाटी से बहती है। झेलम नदी आपकी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। कैसे करेंगे? तो इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, वो चुनकर चरते हैं। इसके द्वारा पशु जो होता है, चरने वाले पशु वनस्पति को बदलते रहते हैं, चुनकर चरते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? विटामिन, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो अस्थियों के लिए क्या होगा? तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और विटामिन डी। यही अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। अस्थित्व होता है हड्डी की मजबूती के लिए सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है और कैल्शियम आवश्यक होता है। ये आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के लिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। कौन सी होगी? तो इसमें आपका माउंट केटू, गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जाना जाता है, माउंट केटू कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया? हसचंद, कोल, दासमैन, लिनियस। किसने दिया है इसको? किसने दिया? पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है, तो इसको दिया है दासमैन ने दिया है। पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं। तो यह दासमैन का कथन है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। ये भी बहुत चुनिंदा पार्ट है इन्वायरमेंट के लिए।
जो पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें पूछा जाता है आपका समताप मंडल, जहाँ समताप मंडल वायुमान के लिए होता है। पहला आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, समताप मंडल इस तरह से होता है। तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो सबसे निचली परत का नाम है वो क्षोभ मंडल है, जिसमें बादल कुहर वर्षा ये सब होता रहता है। दूसरा समताप मंडल इसमें आएगा, वायुमान उड़ने के लिए सुटेबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, स्कर्वी, वेरी बेरी, रतौधी, थकान, क्या हो जाएगा। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये आप लोग जानते हैं, स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है, प्रतिभा पाटिल, पद्मा नायडू, पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंस मेहता। इसमें किरण बेदी का नाम होगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहली आईपीएस अफसर किरण बेदी। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ये भी सम्मिलित है इसमें वन अभ्यारण्य। फर्स्ट मानस, दूसरा काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा, किसली। तो इसमें आपका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, असम का एक प्रसिद्ध नेशनल कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जहां एक सींग वाले गैंडे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट, क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बेसाल्ट हो जाएगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, किस में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, कौन सी शैलें हैं इसको बताना है। देखते हैं कौन सी शैलें हैं विस्तृत शैलें। अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, ज्वालामुखीय, कौन सी हैं, तो इसमें अवसादी शैलें हैं, विस्तृत शैलें जो हैं अवसादी शैलें हो जाएंगी। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ, क्या है इसमें हो जाएगा सिस्मोग्राफ, राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ राइट आंसर होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, कब होता है, इसमें हो जाएगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है, फाकलैंड धारा, मोजाम्बिक धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील की धारा, कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा फाकलैंड धारा हो जाएगी, राइट आंसर इसमें होगा फाकलैंड धारा। अगला प्रश्न है, नृत्य से बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू राजस्थान का, तमिलनाडु का, असम का, उत्तर प्रदेश का, कहाँ का, तो असम की बहू यानी असम हो जाएगा, असम का बिहू। भारत के प्रसिद्ध जो नृत्य पूछे जाते हैं 3-4 राज्यों से, केरल, असम, तमिलनाडु, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब पूछे जाने वाले लोक नृत्य होते हैं, तो असम का बिहू हो जाएगा राइट आंसर। ये भी प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, बायोमास का पिरामिड कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। धन्यवाद।